हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्लाइकोलिसिस। आई टुक द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रॉम क्लास 11th, लेकिन ये हम सभी के काम आएगा जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिफोर लुकिंग इनटू ग्लाइकोलिसिस कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं या फिर we consume whatever food is taken in so that we can produce energy। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज़ एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जो फूड हमारी बॉडी में पहुंचता है वो इंडिविजुअली सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो एटीपी प्रोड्यूस कर सकें, और इस प्रोसेस को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है एंड सम अमाउंट ऑफ एटीपी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। सो आई होप बेसिक बैकग्राउंड ग्लाइकोलिसिस का आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद ग्लाइकोलिसिस। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक ऐसी एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जो कि बिना ऑक्सीजन की हेल्प के ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज कर सके, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं पायरुविक एसिड में। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का लाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलिसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, जैसे कि ये सेल साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। हर ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, पायरुवेट के या फिर पायरुविक एसिड के। और ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ पीपल हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट, जो थे गस्टाव एम्डेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नास। अगर हम एग्जैक्ट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं। शुरू होता है ग्लूकोज से, एंड होगा पायरुविक एसिड पे। जो 10 स्टेप्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं 2 फेजेस में। फर्स्ट इज नोन एज एक्टिवेशन फेज, सेकेंड इज नोन एज पे ऑफ फेज। जो फर्स्ट फेज है एक्टिवेशन फेज, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, मतलब प्रोसेस को एनर्जी बाहर से चाहिए। लेकिन जो पे ऑफ फेज है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब कि प्रोसेस अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज पे ऑफ फेज। एक और बात याद रखने वाली ये है कि जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं वो एक्टिवेशन फेज में आते हैं, उसके बाद के जो 5 स्टेप्स हैं वो पे ऑफ फेज में आते हैं। So let's start with the pathway. As I said, the pathway starts with one molecule of glucose. Glucose is acted upon hexokinase in the presence of magnesium ion. Hexokinase performs the function of transferring phosphate group. ये क्या करेगा, ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, वहाँ से एक फॉस्फेट निकाल के ग्लूकोज को दे देगा। तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट निकल गया तो ऑब्वियसली एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, यानी कि ADP बन जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये इस कंपाउंड के आइसोमर को बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल चेंज इनटू इट्स आइसोमर कॉल्ड एज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये इसका आइसोमर है। फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्ट्स अपॉन fructose 6 phosphate and it transfers one more phosphate group from ATP to it so that it forms fructose 1,6 bisphosphate। अब यहाँ पे 2 phosphate group आ गए हैं, ठीक है। और वो फॉस्फेट कहाँ से आया, ATP से। अब ATP से एक फॉस्फेट ऑब्वियसली चला गया तो इट विल बिकम ADP, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक बात याद रखने वाली ये है, जहाँ पे भी काइनेज नाम हम देख रहे हैं वो एंजाइम हमेशा फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम ATP टू अ मॉलिक्यूल, और आगे हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल से ATP में भी फॉस्फेट ये ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज अल्डोलेज, जो इस कंपाउंड को ब्रेक कर देगा इनटू 2 न्यू कंपाउंड्स, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों कंपाउंड्स भी आइसोमर्स हैं। तो ट्रायोज आइसोमरेज की मदद से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। यहाँ तक जो फेज़ होता है उसे हम एक्टिवेशन फेज़ कहते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी का यूज़ हुआ है।
फ्रॉम दिस स्टेप स्टार्ट्स दी पे ऑफ फेज, इसका मतलब अब एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल हो गए थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। इसके ऊपर काम करता है एक एंजाइम जिसे हम डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। डिहाइड्रोजनेज नाम से ही पता चल रहा है जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, ये हाइड्रोजन जाएंगे NAD के पास। NAD रिड्यूस हो जाएगा टू फॉर्म NADH+। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, तो 2 NAD रिड्यूस हो सकते हैं। फिर 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट पे काम करता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब काइनेज आ गया, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप मूव होने वाला है। ये एंजाइम इस कंपाउंड से फॉस्फेट निकाल के ADP को दे देता है। अब ADP के पास एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ गया तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म ATP। नेक्स्ट 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट से क्योंकि फॉस्फेट निकल गया तो इट विल फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज एक्टेड अपॉन बाय म्यूटेज टू फॉर्म 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये सिर्फ फॉस्फेट का पोजीशन चेंज कर देता है विद इन द कंपाउंड। देन 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज एक्टेड अपॉन बाय इनोलेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर देगा ताकि बन जाए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। Finally, phosphoenol pyruvate is acted upon by pyruvate kinase in the presence of magnesium ion. It removes phosphate group and gives it to 2-ADP so that 2-ATP can be formed and hence pyruvic acid is formed in the final step. याद रखने वाली बात यह है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स आए हैं वो 2 है नंबर में, क्योंकि यहाँ से जब ये आइसोमर बन गया था तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो ये सारे जो है 2 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए आपको हर जगह जो बीच में जो निकलने वाले प्रोडक्ट है उसके आगे भी 2 नज़र आ रहा है। सो फाइनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो जो एक्टिवेशन फेज़ था उसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए थे। जो पे ऑफ फेज़ है उसमें 4 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो नेट ATP मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली वो होते हैं 2। ठीक है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा ये जो NADH+ हैं या फिर जो अलग और जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो भी अल्टीमेटली ATP प्रोडक्शन में ही हेल्प करेंगे। सो आई होप ग्लाइकोलिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।